हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स, और उसमें हम लोगों ने अभी अभी चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अभी तक हम आपको लगभग 16 वीडियोज़ उपलब्ध करा चुके हैं और उन सभी में हमने आपको थ्योरी बताई है। ठीक है, ये जो थ्योरी के क्लासेस थे ये 16 लेक्चर में या 16 वीडियोज़ में कम्प्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो वो जो थ्योरी क्लासेस पढ़ाई थी, सबसे पहले अगर जो आपने वो वीडियोस नहीं देखे हों तो आप पहले हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट देखिए और उस प्लेलिस्ट से चैप्टर 1 से संबंधित वीडियोस को पहले देख लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो हम लोग चैप्टर 1 पर आधारित जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आज हम लोग उन बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों की कोई सीमा नहीं होती कि कितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, हज़ारों की संख्या में हो सकते हैं और उसके लिए बहुत सी बुक्स भी आती हैं। लेकिन चैप्टर 1 से संबंधित जो मेन किताबों में दिए प्रश्न होते हैं, जो मुख्य प्रश्न हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे जिसमें हम अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल शुरुआत करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे, उसके भी वीडियोज़ आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो आइए सबसे पहले बहुत फास्ट, बहुत जल्दी से हम लोग इन बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। हालांकि ये सारे प्रश्न जो है, अगर जो आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, थ्योरी वाले वीडियोज़ अच्छे से देखे हैं और जो थ्योरी के नोट्स हैं उनको अच्छे से याद किया हुआ है, तो इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न थोड़ा अलग हटके होते हैं, इसलिए हम आपको फिर से बताए दे रहे हैं। ठीक है, आइए इसकी शुरुआत करते देखते हैं। ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, ये कह रहा है किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है, कितना हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा है, जो के होता है, के बराबर किसके होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होती है। इसका मतलब के जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, आपको बताया भी था, थ्योरी में बताया था कि के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती। तो -3 ये 1 से छोटी राशि है, 0 नहीं हो सकता, 0.7 ये भी 1 से छोटी राशि है, 1 से बड़ा सिर्फ 6 मान है, इसलिए हमारा विकल्प डी सही होगा। तो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो सकता है, कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, ये विकल्प हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है, ये कह रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच वायु के स्थान पर तेल भर दें तो आवेशों के बीच बल घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा, इनमें से क्या होगा। देखिए, हमने पढ़ा है दो बिंदु आवेश होते हैं Q1 और Q2 मान लिया, इनके बीच में अगर जो निर्वात होता है, इनके बीच कोई माध्यम नहीं होता, तो सबसे ज़्यादा फोर्स तभी लगेगा। यह आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके बीच में अगर जो कोई माध्यम रख दें, जैसे कागज़, मोम, तेल, इस तरह की कोई चीज़ रख देने पर हमेशा बल का मान कम हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि लगने वाले बल का मान घटेगा। तो हमारा विकल्प ए सही होगा। प्रश्न जो है इसमें कह रहा है दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी दूरी पर रखा जाता है। दोनों दिशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है। देखिए, दो आवेश हैं Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, तो ये मान लो कि वायु में रखे हुए हैं, तो F वायु या निर्वात के लिए लगभग हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वायु या निर्वात की वैद्युशीलता लगभग सेम होती है, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं और Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, ये फार्मूला वायु के लिए बनेगा। और अगर जो इन्हीं दोनों आवेशों के बीच में हम कोई के परावैद्युत वाला कोई माध्यम रख दें, जिसका परावैद्युतांक के है, वो कोई माध्यम रख दें, तो माध्यम के बीच, अगर माध्यम है इनके बीच में जिसका परावैद्युतांक के है, तो लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के लगाना पड़ता है। ठीक है, तो Q1 Q2 अपान r², ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। इन दोनों बलों का अनुपात क्या होगा। हमको सबसे पहले वायु वाला लिखना है कि वायु, F वायु और F माध्यम, ये अनुपात कहलाएगा। ठीक है, जो चीज़ पहले लिखी है, पहले वायु और फिर लिखा है माध्यम, तो वायु वाला हमें ऊपर लिखना है, माध्यम वाला बाद में लिखना है। तो इनका अनुपात हमें देखना है। इन दोनों को अगर जो हम भाग कर देंगे तो देखिए कितना आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। गुणा करके ये दर्जा उल्टा करके लिख दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/1 और ये r² अपान
Q1 Q2, ठीक है, सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर K और 1 बचेगा। तो K और 1 का अनुपात रहेगा, तो इसका मतलब हमारा ये वाला उत्तर सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, ये जो प्रश्न नंबर 4 है ये क्या कह रहे हैं, दो समान आवेशों Q, Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। समझिएगा कि एक ये बिंदु आवेश है और ये बिंदु आवेश है, ये Q है और ये भी Q है, Q है, इनको जोड़ने वाली ये रेखा हो गई। इनको जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक अन्य आवेश रख दिया जाता है, वो क्या है, वो Q डैश है। ठीक है। ये तीन आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q डैश का मान होगा। ये कह रहा है कि ये निकाय एक संतुलन में हो, अर्थात ये जो आपस में जो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो सब संतुलित हो जाएं, तो उसके लिए ये Q डैश कितना होना चाहिए, हमें इसकी वैल्यू हमको मालूम करनी है कि कितना होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए इनमें से कौन सा मान सही होगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन सा आवेश किसके ऊपर फोर्स लगाएगा। सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है। ये Q वाला इस Q वाले को प्रतिकर्षित करेगा। मान लिया दोनों धनावेश हैं तो ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। तो मान लिया कि ये बल एक F लगता है, प्रतिकर्षण का बल है, रिपल्सन का, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलो FR लिखे दे रहे हैं। R फोर्स, जो FR फोर्स, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। अब इनके बीच में हमने Q डैश को रख दिया। अगर जो Q डैश भी धनात्मक है, मान लिया ये दोनों धनात्मक हैं, ये जैसा कि Q लिखा हुआ है तो समझ लो प्लस हैं ये दोनों। अगर जो ये Q डैश भी प्लस का होगा तो जाहिर सी बात है ये इसको भी धक्का देगा, ये इसको भी धक्का देगा, इसलिए बीच में संतुलन नहीं बनेगा। और अगर जो ये मान लो माइनस आवेशित पार्टिकल होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, ये जो इधर भागा जा रहा था इसको ये अपनी तरफ खींच लेगा, इसको भी अपनी तरफ खींच लेगा। जब दोनों को ये अपनी तरफ खींच लेगा तब जो है बीच में एक संतुलन बन सकता है। ठीक है। तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये फोर्स जो इधर वाला जो फोर्स है तो इसको बैलेंस करने के लिए ये मान लो इधर को एक फोर्स लगाता है। ठीक है। इसको पकड़ने के लिए एक फोर्स इधर को लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको हमने नाम दे दिया FA, एट्रैक्शन का फोर्स। चलिए A स्मॉल बनाए दे रहे हैं। इसी तरह से इसको पकड़ने के लिए जो इधर भागा जा रहा था ये एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको भी, ये भी कितना फोर्स लगाएगा, मान लो FA लगाएगा, जितना इधर लगाएगा उतना इधर भी लगाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये फोर्स लगेगा जब अब ये तीनों आवेश एक दूसरे से संतुलित हो जाएंगे। अब मामला ये है कि हमको निकालना है कि Q डैश की वैल्यू कितनी होगी। ये तो समझ में आ गया कि ये निगेटिव चार्ज होगा, तो ये दो विकल्प दिए हैं, इनमें से ही कोई सही होगा। अगर जो पॉजिटिव होगा तब तो संतुलन बनेगा ही नहीं, इसका मतलब ये कोई निगेटिव ही आवेश होगा। अब देखिए संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो FR की वैल्यू है और ये जो FA की वैल्यू है ये एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। चाहे ये वाला FR ले लो, ये वाला FA ले लो, इनको बराबर कर लो, बात एक ही है। ठीक है। तो FR ये कैसे होगा, FR मतलब पहले से ये लगने वाला रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण का बल, ये कितना होगा, देखिए 1/4πε0, फार्मूला हमको मालूम है, दोनों आवेशों का गुणनफल Q और Q बटे दूरी का स्क्वायर। इनके बीच की दूरी कुछ भी है, मान लिया हमने कि ये R दूरी है तो दूरी का स्क्वायर ही हमने ले लिया। ठीक है। अब F एट्रैक्शन का कितना होगा, एट्रैक्शन किसके बीच में लगेगा, इसके और इसके बीच में लगेगा। ठीक है। या इसके और इसके बीच में भी लग रहा है, कोई भी एक जोड़ा ले लो। तो हमने कहा F एट्रैक्शन का या आकर्षण का जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, देखिए वो लगेगा 1/4πε0 और दोनों आवेशों का गुणनफल Q और Q डैश बटे दूरी का स्क्वायर। देखिए अगर जो इनके बीच में दूरी R थी तो ये आधी दूरी पर रखा है या मध्य बिंदु पे रखा है, ऐसा प्रश्न में लिखा है कि बीचों बीच में रख दिया जाता है। ये देखिए लिखा है मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। इसका मतलब ये दूरी जो होगी नीचे वाली ये पहले से आधी होगी, पहले R है तो अब ये R/2 होगी, इसका स्क्वायर हमने कर दिया ऐसे। ठीक है। इसको बहुत थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/4πε0 और क्या हो जाएगा Q डैश अपान R स्क्वायर, और ये जो बटे का 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। ठीक है।
अब देखिए संतुलन की स्थिति में संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, संतुलन के लिए हालांकि ज़्यादा डिटेल से हमने आपको बता दिया लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एफ आर और एफ ए ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो एफ आर की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या आएगा क्यू और आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, आप समझदार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यू डैश और गुणे 4 और बटे में क्या आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये सब कैंसिल हो गया और क्यू भी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो क्यू बराबर आया क्यू डैश मल्टीप्लाई 4। तो क्यू डैश कितना आ गया Q/4। ठीक है, Q/4। अब आप जानते हैं कि ये वाला माइनस का चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने सोचा तो माइनस का Q/4 होना चाहिए, तो हमारा ये वाला विकल्प सही होगा। ये वाला विकल्प हमारा सही है, तो यही आंसर होगा। ये जो पांचवा प्रश्न है ये कह रहा है धनावेशित वस्तु में है न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉनों की कमी, इनमें से कौन सा सही है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कोई भी परमाणु होता है इसके ऊपर जितना धनावेश होता है बाहरी कक्षा में उसी हिसाब से ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी पदार्थ से हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेते हैं तो टोटल इसके ऊपर धनावेश आ जाता है। इसका मतलब वस्तुओं के ऊपर जो धनावेश आता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी से आता है। तो हमारा ये वाला उत्तर सही होगा। नंबर 6 है दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिए गए हैं तो दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होंगे कि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। हम लोगों को पता है कि कोई वस्तु एक धनावेशित है और एक मान लो ऋणावेशित है और दोनों बराबर की हैं, सेम साइज की हैं, बिल्कुल एक जैसी। समरूप का मतलब क्या हुआ कि एक जैसी। ठीक है, देखिए समरूप धातु के गोले कह रहा है, इसका मतलब दोनों सेम साइज के एक जैसे दो धातु के गोले हैं। एक को +Q आवेश दिया गया, एक को -Q आवेश दिया गया है। देखिए +Q आवेश देने का मतलब है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं और -Q आवेश देने का मतलब है इसको कुछ इलेक्ट्रॉन प्रदान किए गए हैं। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन इसको प्रदान किए गए होंगे तो इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर तो होंगे, इसका मतलब इसका वजन या उसका द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें दो खास चीज़ें होती हैं, इसमें आवेश भी होता है और इसमें द्रव्यमान भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसको हम लोग E से लिखते हैं और उसकी वैल्यू हम लोगों को पता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम इतना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर जो हम किसी गोले को ऋण आवेश देते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे, और धनावेश देने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन हटा लिया गया होगा, इलेक्ट्रॉनों को छुड़ा लिया गया होगा। तो इसका वजन कम होगा या इसका द्रव्यमान कम होगा और इसका द्रव्यमान कुछ बढ़ गया होगा। तो देखिए विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा। इसका द्रव्यमान कम और इसका थोड़ा सा ज़्यादा, तो हमारा बी विकल्प सही होगा। साथ है इसमें कह रहा है कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों के बीच अनुपात है। देखिए इसमें गुरुत्वीय बल और स्थिर वैद्युत बलों के बीच का अनुपात निकाला गया है। देखिए ये कायदे से अगर जो इसको सॉल्व किया जाए तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा ये कैपिटल G m1 m2/r² इससे डिसाइड होगा। देखिए जहाँ G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻11। m1 और m2 दो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान आपको रखने होंगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 है। यहाँ पर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम रख करके दूरी का स्क्वायर r² आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। और लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो कूलाम के नियम से होता है, 1/4πε0 और Q1 Q2/r², ठीक है। यहाँ पर ये वाली वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻9 और Q1 एक इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है कितना 1.6 × 10⁻19 और इतना ही 1.6 × 10⁻19/r², ठीक है।
देखो प्रश्न में कह रहा है गुरुत्वीय और स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात हमको निकालना है। तो अब हमको इन्हें डिवाइड करना होगा, इनको भाग करना होगा। Fg और Fe को अगर जो आप भाग करेंगे तो देखिए हम आपको भाग नहीं बताएंगे, काफ़ी लंबा टाइम होगा कि हम इसको सॉल्व करें, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/10⁻43 के करीब ये आएगा, ठीक है। लेकिन अब जो है अगर जो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो देखिए 10⁻43 को आप ऊपर ले जाइए तो Fg और Fe का जो अनुपात होगा वो होगा 10 की घात लगभग बराबर होगा 10 की घात -43/1 आप लिख सकते हैं। बटे का 1 छोड़ भी सकते हैं, तो बटे का 1 छोड़ दिए तो 10 की घात -43 के करीब ये आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये वाला हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न नंबर 8 है। वो क्या कह रहा है, +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। तो हमने यहाँ पर +1 माइक्रोकूलाम का आवेश ले लिया और यहाँ पर एक +4 माइक्रोकूलाम का आवेश ले लिया। वायु में एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, उनके ऊपर लगने वाले बलों का अनुपात क्या है। देखिए हमको लग रहा है कि ये आवेश छोटा है, ये आवेश बड़ा है। ये इसको जो धक्का देगा हमको लग रहा है ये धीरे से देगा और ये तेज़ी से देगा, लेकिन नहीं, ये दोनों जो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो परस्पर बल होता है। इन दोनों की वैल्यू जो है डिसाइड करती है कि बल कितना लगेगा। दोनों मिल करके फोर्स लगाते हैं, तो जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा, ठीक है। तो अगर जो ये इसको धक्का देगा जितने बल से, F बल से मान लो इसने इसको धक्का दिया तो F बल से ही ये वाला इसको धक्का देगा, और ये दोनों फोर्स इधर को जो लग रहा है या इस पे इधर को लग रहा है, दोनों ही आपस में बराबर और एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्योंकि लगने वाले बलों का अनुपात पूछ रहा है, बलों का अनुपात कितना होगा, तो जितना बल ये है उतना ही बल ये भी है, तो इसलिए अनुपात हो गया 1:1। तो हमारा ये वाला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 9, एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है, ठीक है। देखिए दो समरूप गोले हैं, एक जैसे हैं, दोनों बराबर साइज़ के हैं, बिल्कुल सेम एक जैसे। एक पर आवेश है +4q और दूसरे पर आवेश है -2q, ठीक है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है, एट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है F। दोनों एक दूसरे को F बल से आकर्षित कर रहे हैं। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा, ये हमको निकालना है। सबसे पहले मान लिया कि F बल का हमें फोर्स का फार्मूला निकालना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला क्या, मान लिया दोनों r दूरी पर हैं तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दोनों गोलों के आवेश, एक का आवेश है 4q, दूसरे का है 2q, माइनस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिख दिया, बटे दूरी का स्क्वायर। तो ये इसके लिए एक समीकरण बन गया। अब ये कह रहा है कि दोनों को स्पर्श करा करके पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए। तो स्पर्श कराने पर दोनों के आवेश कितने कितने हो जाएंगे, ठीक है। हमने लिख दिया स्पर्श कराने पर, हालांकि शार्ट में लगा देना चाहिए। स्पर्श कराने पर प्रत्येक पर आवेश कितना हो जाएगा, प्रत्येक पर आवेश हो जाएगा बराबर, दोनों को जोड़ दें तो पहला वाला आवेश है +4q, दूसरा वाला है -2q, दोनों जोड़ के आधा आधा कर दें, इतना हो जाएगा। +4q में से 2q घट गया, बचा 2q/2, तो 2 कट गया, q चार्ज रहेगा प्रत्येक पर। अब देखिए अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, ये गोला है, ये गोला है और r दूरी पर रखा है। अब देखिए एक पर आवेश प्लस का q है, दूसरे पर भी प्लस का q है। तो अब देखिए क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अब ये फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। ये मान लिया फोर्स लग रहा है F', तो ये यहाँ पर भी F' लगेगा, क्योंकि दोनों गोलों के ऊपर सेम फोर्स लगता है, आवेश भी दोनों का बराबर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए समीकरण क्या बनाएंगे हम, F' बराबर 1/4πε0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश बटे दूरी का स्क्वायर r²। अब देखिए हमें F' की वैल्यू निकालनी है। अगर जो हम F और F' वाले समीकरण को भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, F'/F।
दोनों को भाग कर दें तो देखिए भाग करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट अगर जो हम लिख देंगे तो सब कटने के बाद कितना आ जाएगा। देखिए नीचे यहाँ पर 1/4 दूनी 8 का फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, इसका मतलब जो लगने वाला फोर्स F डैश बराबर F/8 हो जाएगा। तो लगने वाला फोर्स पहले से 8 गुना कम हो जाएगा, तो हमारा ये डी वाला विकल्प सही होगा, F/8। अगला प्रश्न है 10वां, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा किरणों को। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये क्या करता है, किसी आवेशित कण के ऊपर एक फोर्स लगाता है। वो प्लस का चार्ज भी हो सकता है, माइनस का चार्ज भी हो सकता है, उसके ऊपर एक तरह का बल लगाता है। तो वैद्युत क्षेत्र बल किसके ऊपर लगाता है, आवेशित कण के ऊपर। देखिए जो एक्स किरणें होती हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इसको वो विक्षेपित नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। जो न्यूट्रॉन होता है ये भी उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो अल्फा कण होता है ये धनावेशित पार्टिकल होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है, ये धनावेशित पार्टिकल होता है, इसलिए इसके ऊपर जो है विद्युत क्षेत्र एक फोर्स लगाएगा। लेकिन अगला ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं, क्या है, गामा किरणें। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसलिए इनके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, इनके ऊपर भी किसी तरह का आवेश नहीं होता। ठीक है, तो इनमें से आवेशित पार्टिकल जो है वो अल्फा कण ही है, इसलिए विद्युत क्षेत्र इसी को विक्षेपित कर सकता है और किसी को नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे कि बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे। देखिए जो प्रश्न दिया है इसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, सबसे पहले प्रोटॉन कह रहा है फिर इलेक्ट्रॉन कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। मान लिया कि यहाँ पर कहीं वैद्युत क्षेत्र E है और उसमें एक प्रोटॉन स्थित है और एक इलेक्ट्रॉन स्थित है। तो प्रोटॉन जो होता है ये कैसा पार्टिकल होता है, ये काफ़ी भारी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफ़ी कम होता है। ये आपको पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है लगभग 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो लगभग 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो ये काफ़ी हल्का है, ये काफ़ी भारी है। लेकिन दोनों के जो आवेश होते हैं ये सेम होते हैं, लेकिन प्रकृति बदली होती है। इसका आवेश भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इलेक्ट्रॉन का भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको हम ई से लिखते हैं। ठीक है, ई से लिख देते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर लगने वाला जो है बल किसके ऊपर कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, कैसा होगा, इसके बारे में हमको सोचना है, समझना है। देखिए कोई भी पार्टिकल वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है जिसका आवेश Q होता है, तो लगने वाले बल का सूत्र होता है F = QE। क्या होगा, QE। Q का मतलब उसका आवेश, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका आवेश जो है यहाँ पर देख लीजिए, ये जो प्रोटॉन है उसका आवेश E लिखते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है, तो इसके ऊपर लगने वाला बल E कैपिटल E हो जाएगा। और चूंकि यह धनावेशित पार्टिकल है इसलिए लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर भी इतना ही फोर्स लगेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदली होगी, उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। बल का मान सेम होगा E कैपिटल E, लेकिन इसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी क्योंकि ये ऋणावेशित पार्टिकल है। अब देखिए, अब प्रश्न के ऑप्शन पर गौर करते हैं, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। वैद्युत बल बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इनकी दिशाएं अपोजिट हैं, लेकिन बलों के परिमाण बराबर होंगे। ये बात सही लग रही कि बलों के परिमाण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये तो हमें विकल्प सही लग रहा है, लेकिन बाकी विकल्पों पर भी विचार कर लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। उनके त्वरण बराबर होंगे। देखिए त्वरण बराबर नहीं होंगे क्योंकि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा F = ma। ठीक है, तो त्वरण किसके बराबर होगा, F/m। तो दोनों के बल तो बराबर हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान बराबर नहीं होने के कारण उनके त्वरण अलग अलग होंगे। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके त्वरण के ना तो परिमाण बराबर होंगे ना उनकी डायरेक्शन बराबर होगी। तो इसलिए हमारे हिसाब से आंसर कौन सा सही होना चाहिए कि बलों के परिमाण केवल बराबर होंगे। ठीक है, लग ये भी रहा है कि सही है, उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। ठीक है, बराबर तो हैं लेकिन उनकी दिशाएं अपोजिट हैं, इसलिए हम बिल्कुल बराबर नहीं कह सकते। लेकिन बलों के परिमाण बराबर हैं। बलों की जो वैल्यू है कि जितने न्यूटन इसके ऊपर लगेगा उतना ही न्यूटन इसके ऊपर लगेगा, इसलिए हम कह सकते हैं बलों के परिमाण बराबर होंगे। तो हमारा विकल्प B सही होगा।
देखिए जो प्रश्न नंबर 12 है ये कह रहा है दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q तथा माइनस q के बीच बल F वेक्टर है। ठीक है, यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा आवेश उसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य होगा। कितना कार्य होगा? इसमें 4 विकल्प दिए हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे एक प्लस का q आवेश है मान लेते हैं और दूसरा एक माइनस का q आवेश इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो इस आवेश के द्वारा ये मान लो माइनस का q है, ये वाला प्लस का q है, ये चक्कर लगा रहा है, तो किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। हालांकि इनके बीच एक आकर्षण का बल लग रहा होगा, इन दोनों के बीच आकर्षण लग रहा होगा जिसको हम F वेक्टर कह सकते हैं या F कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा विस्थापन जो है 0 माना जाएगा क्योंकि यहाँ से शुरू होकर के यहीं पर वापस आ जा रहा है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है और विस्थापन 0 है, इसलिए इसके द्वारा किया गया नेट कार्य 0 होगा। इसलिए हमारा विकल्प डी सही होगा। देखिए अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 13, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां r हैं अनुक्रमानुपाती है। ये हमको इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r की पावर 4 ऐसे दिया है। देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज वाले, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में कई जगहों पर निकाली थी। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1/4πε0 और क्या था 2p/r³, ये पढ़ा था। इसी तरह से निरक्षी स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा था 2p की बजाय p/r³। दोनों ही स्थितियों में हम ये देखते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1/r³ के अनुक्रमानुपात में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। जो अगला प्रश्न है वो है एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, ये दिया हुआ है कि एक विद्युत रोधी स्टैंड के ऊपर कोई गोला होगा और इसको चार्ज किया होगा और यहाँ पर इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 10 न्यूटन प्रति कूलम और इसकी त्रिज्या भी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस गोले के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए आपने थ्योरी में पढ़ा है, थ्योरी की क्लासेस में, कि अगर जो इसको हम धन आवेशित कर दें या ऋण आवेशित कर दें, कुछ भी कर दें, तो लेकिन इसके अंदर फिर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 रहती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होता। इसलिए इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी पूछा जाए तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही होगी। इस तरह का प्रश्न बहुत बार बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि एक अगर जो खोखला चालक है या गोली कोश है और उसके ऊपर से इसको चार्ज किया गया है और उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो अंदर किसी भी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इसलिए हमारा पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 15, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, देखिए एक घन होगा, घन आप जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है एल। ठीक है, एल भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है, इसके भीतर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। देखिए ये क्या करेगा, ये जो प्लस का क्यू चार्ज है ये अपने में से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं निकालता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो वैज्ञानिक गॉस ने बताया कि कोई प्लस क्यू आवेश है वो अपने चारों तरफ कितना फ्लक्स निकालेगा, तो हम लोगों ने पढ़ा ये वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर निकालेगा Q/ε0। ये टोटल फ्लक्स हो गया जो ये निकालेगा। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है कि घन के एक तल से कितना फ्लक्स होगा। तो घन में कुल मिलाकर के 6 सतह होती हैं। देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे ये मिला दो तो 6 सतह होती हैं, इसलिए टोटल फ्लक्स जब इतना है तो एक सतह से कितना फ्लक्स होगा, तो इसका बाई 6 होगा। तो या हम क्या लिख सकते हैं, एक सतह से निर्गत फ्लक्स, एक सतह से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा। ये ऑप्शनल प्रश्न है, इसलिए हमको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है बस। तो ये फाई ई का
छठा पार्ट होगा। तो फाई कितना है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसका छठा भाग होगा। तो देखिए मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, इनमें से बी वाला सही है, तो ये बी वाला विकल्प सही हो गया, क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट इतना होगा। और अगर जो संपूर्ण फ्लक्स कहता तो हमारा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट सही होता, लेकिन कह रहा है एक तल से कितना निर्गत फ्लक्स होगा, तो हमें क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। इनमें से 4 विकल्प दिए हैं, कौन सा होगा। देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो एक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, ये चारों तरफ से बंद है, इसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें प्लस का क्यू आवेश भी है, माइनस का क्यू आवेश भी है, और एक दूसरे से कुछ दूरी पर ये स्थित है। तो ये जो प्लस का क्यू आवेश होगा, ये अपने इसमें से वैद्युत बल रेखाएं जनरेट करेगा, इनकी डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये फ्लक्स जो है बाहर को निकलता हुआ होगा। लेकिन ये जो माइनस का क्यू आवेश होता है, ये इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करता है कि इसमें जो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशाएं होती हैं वो सब अंदर की ओर आती हुई होती हैं। तो एक तरह से देखा जाए जितनी बल रेखाएं ये बनाएगा, बाहर की तरफ निकालेगा, उतनी ही बल रेखाएं माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ आ जाएंगी। तो अगर जो एक वैद्युत द्विध्रुव किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है, तो ये जो सतह है इससे जाने वाला नेट फ्लक्स हो गया 0, क्योंकि जितना फ्लक्स बाहर जा रहा है उतना ही फ्लक्स अंदर आ रहा है। इसका मतलब इस सतह से संबंधित नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर जो 2 वैद्युत द्विध्रुव हों तो भी यही कंडीशन होगी, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हों, ये n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, तब भी ये जो बंद सतह होगी इससे संबंधित या इससे जाने वाला या इससे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। तो हमारा विकल्प डी सही होगा। देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है 17 नंबर, वो है r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर q कूलाम आवेश रखा हुआ है। तो एक r मीटर त्रिज्या वाला खोखला गोला मान लिया ये है, और इसके केंद्र पर q कूलाम आवेश रखा हुआ है। यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए, तब गोले के पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो गोला दिया हुआ है, इससे होकर के कितना फ्लक्स जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा गॉस की प्रमेय से कि इससे होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो q/ε0 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो आवेश के ऊपर निर्भर करता है, इसके साइज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता। अब देखिए प्रश्न में ये कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, अब हम अगर जो गोले की त्रिज्या को डबल कर दें, r के बजाय 2r कर दें, और फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आवेश को क्या कर दें तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए, ये लिखा हुआ है। आवेश को हम q/2 कर दें, तो आधा कर दें, तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब इससे होकर के जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो अब फ्लक्स चेंज हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा कि फ्लक्स जो होता है आवेश का 1/ε0 होता है, तो आवेश अब कितना हो गया है q/2, तो q/2 आवेश हो गया और बटे में ε0 लगा दो, तो इतना फ्लक्स अब इसमें से गुजरेगा। देखिए त्रिज्या के बढ़ जाने से, साइज के बड़ा हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आवेश आधा हो जाने से फ़र्क पड़ेगा। तो अब जो है फ्लक्स कितना रह जाएगा, मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन सही है, तो विकल्प सी सही होगा। ये प्रश्न नंबर 18, देखिए R1 तथा R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। देखिए ये कह रहा है कि एक R1 त्रिज्या का गोला होगा, ये मान लो R2 त्रिज्या का गोला है, और इनके ऊपर जो आवेशों के पृष्ठ घनत्व हैं मतलब सिग्मा, इन दोनों के लिए सेम है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या अनुपात होगा। देखिए हमको पता है कि ये जो गोला होता है, कोई भी गोला हो उसको हम चार्ज कर दें तो उसकी सतह के ऊपर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व E बराबर होगा, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, चालक गोला होना चाहिए। देखिए चालक लिखा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है σ/ε0। ठीक है, तो इन दोनों के लिए सिग्मा दोनों के लिए जब सेम है, तो इसका मतलब ε0 तो वैसे भी कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसका मतलब दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सेम होगी। ठीक है, इसलिए हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का क्या अनुपात होगा, तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ भी दोनों की सेम होंगी, क्योंकि जब आवेशों के पृष्ठ घनत्व
सिग्मा दोनों के सेम है, तो इस सूत्र के अनुसार ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के अनुसार दोनों के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी सेम होंगी, एक जैसी होंगी। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में अनुपात 1:1 होगा। तो हमारा विकल्प डी सही होगा। 19 नंबर प्रश्न, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, कहाँ पे नहीं उत्पन्न करता है? जैसे ये आवेश का एक खोखला गोला है, यह धन आवेशित है, तो हम लोगों ने पढ़ा इसकी सतह पर भी वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ होता है, इसके सतह के बाहर यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र कुछ ना कुछ होता है। तो ये कहाँ पे उत्पन्न नहीं करता? किसी आंतरिक बिंदु पर। ये हम लोगों ने पढ़ा कि इसके भीतर अगर जो कोई खोखला गोला है, ये चालक है। देखिए क्या लिखा, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। ये जो भीतर बिंदु कोई भी हो, यहाँ पर इसका वैद्युत क्षेत्र सदैव 0 होता है। ये हम लोगों ने अभी पिछले प्रश्न में भी पढ़ा था। तो देखिए मेरे ख्याल से ये विकल्प कौन सा सही होगा? किसी आंतरिक बिंदु पर, ये वाला सही लग रहा है, लेकिन हमें अन्य विकल्प भी पढ़ लेने चाहिए कि क्या कह रहा है। किसी बाहरी बिंदु पर, चलिए बाहरी बिंदु वहाँ तो होता ही है कुछ ना कुछ, 2 मीटर से अधिक दूरी पर वो भी बाहर होगा या कहीं होगा, तो वहाँ पर भी जो है वैद्युत क्षेत्र होगा। 10 मीटर से अधिक दूरी पर वहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र होगा कुछ ना कुछ। लेकिन इस गोले के भीतर कोई भी पॉइंट हो, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो इसका मतलब पहला विकल्प ही सही है। देखिए जो प्रश्न नंबर 20 है, ये पिछला प्रश्न बताया था उसी से मिलता जुलता है। एक आवेशित गोली चालक में जो वैद्युत क्षेत्र होता है गोले के भीतर 0 होता है, और ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। एक एक विकल्प के ऊपर ज़रा विचार करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक आवेशित गोली चालक है, इसको हमने कुछ चार्ज दिया है, तो ये आवेश इसकी सतह के ऊपर फैल जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो विकल्प के ऊपर जरा विचार करते हैं। गोले के भीतर 0 होता है, सही बात है, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। लेकिन ये कह रहा है गोले के बाहर भी 0 होता है, तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा विकल्प सही नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? गोले के भीतर 0 होता है। चलिए ठीक है, ये बात तो सही लिखी, गोले के भीतर 0 होता है। गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है, और बाहर जो है दूरी के बढ़ने के साथ वैद्युत क्षेत्र घटता चला जाता है। ये बात भी सही लग रही है हमको लग रहा है ये बात सही लिखी हुई है। लेकिन अगले विकल्पों के ऊपर ज़रा विचार कर लेते हैं, हो सकता है इससे भी सही बात लिखी हो, तो हमारा वो विकल्प सही होगा। अगला विकल्प देखिए कह रहा है गोले के भीतर 0 होता है। चलिए ये भी सही कह रहा है, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है दूरी के बढ़ने के साथ कम होता है, और ये कह रहा है दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। अब ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सी बात सही है। चलिए इसको देखते हैं, लेकिन एक तीसरा विकल्प भी जरा, ये चौथा विकल्प भी दिया हो, जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। गोले के भीतर अधिकतम होता है, ये कह रहा है गोले के भीतर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र होता है तथा गोले के बाहर 0 होता है। तो ये तो बात एकदम गलत लिखी हुई है, ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से फैसला करना है कि कौन सा सही है। तो दूरी के बढ़ने के साथ कम होता है कि दूरी के वर्ग के साथ कम होता है? तो देखिए इसके बाहर किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, उसके फार्मूले को देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है Q/r²। तो जब Q/r² होता है, इसका मतलब दूरी के वर्ग के हिसाब से कम होता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, बी वाला, सी वाला अधिक सही माना जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे प्रश्न, जो 20 प्रश्न हमने आपको बताए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कोई नहीं है, ये अनलिमिटेड प्रश्न है, बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो फिलहाल हमने आपको 20 प्रश्न बताए हैं, तब तक इनको पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मोहम्मद खालिद आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। बहुत जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।